क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आर सी एच स्टैंड फॉर। आर सी एच का मतलब क्या है? आर सी एच का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका हमें तरीका बताना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में अगर सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर जाए तो उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में इम्प्रूव हो सकती है। बिल्कुल सही है, सेक्स एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो ये तो होगा। इंक्रीज्ड मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, जिसको मेडिकल की ज़रूरत हो, मेडिकल सहायता की या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल सही, ये भी है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टडीज़। कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ये भी एक मेथड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उससे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही। एंकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। मिथ्स और मिसकंसेप्शन यानी जो अवधारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको एंकरेज किया जाए, ऐसा तो नहीं। गलत धारणाओं को, गलत मिथ्स को एंकरेज करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे क्या हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम इसमें देखें सी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरुआत की गई थी इनकी। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन द फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कोई भी पर्सन फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली और इमोशनली बिल्कुल सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही डेफिनेशन है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सहेली वाज डेवलप्ड एट CDRI इन लखनऊ। सहेली को लखनऊ में जो CDRI है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल सही है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एमनियोसेंटेसिस शुड नॉट बी बैंड एज इट इज़ ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस को बैंड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल है वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए तो एमनियोसेंटेसिस को बैन करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक गलत स्टेटमेंट हो गया। तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सही स्टेटमेंट है। तो इसमें अगर हम सी ऑप्शन देखें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक यूज टू। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल, तो एमनियोसेंटेसिस वह टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आजकल मिसयूज़ के रूप में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जा रहा है। तो क्या एमनियोसेंटेसिस एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो एरर आते हैं उनको बताता है? नहीं बताता, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बताता है। उस जेनेटिक मटेरियल में जो एबनॉर्मलिटी होगी, ना ये कार्डिक एलिमेंट्स के बारे में बताता है एम्ब्रियो में। तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो एमनियोसेंटेसिस है वो क्या करता है, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो। किसी एम्ब्रियो में जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होगी, जीन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी होगी, उनको डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एमनियोसेंटेसिस इज ऑफन मिसयूज्ड। बिल्कुल सही है, एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल, एमनियोसेंटेसिस का कभी कभी मिसयूज भी कर लिया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है।
Amniocentesis is being used to determine the sex of the fetus so that female fetus may be aborted. एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, और अगर फीमेल फीटस हो यानी गर्ल हो तो उसको अबॉर्टेड भी किया जाता है, उसका अबॉर्शन भी करा दिया जाता है। ये भी सही है, इसका गलत इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। ए इसमें हमारा आंसर है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना चाहिए और उनके नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही है, ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन ही है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है। इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate actions, plans and programs at a national level to attain total reproductive health. इंडिया उन पहली कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने क्या किया, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पर कुछ प्लान्स और प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो सेवंथ का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। इनमें से कौन से डिजीज़ को एमनियोसेंटेसिस के द्वारा डेवलपिंग फीटस में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जॉन्डिस है, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कलर ब्लाइंडनेस। इनमें से अगर हम देखें, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। लेकिन इसमें जो जॉन्डिस है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। और आपको पता है सिर्फ एमनियोसेंटेसिस से हेरिडिटरी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ही डिटरमाइन किया जाता है। तो जॉन्डिस को इससे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो 8 का इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेप्ट। ये सभी प्रॉब्लम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई हैं एक को छोड़कर। ओवर पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई है, अर्ली मैरिज रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई है, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम किस लिए है, क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है? वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। तो 9th का बी इज द आंसर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है होता है जो नव शिशु होते हैं उनमें मृत्यु दर बहुत कम है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 9th का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? वो क्या है? एजुकेट करना पीपल को, क्या बेटर हाउसेज उनको प्रोवाइड कराना, क्या पीपल को लार्ज स्केल पे किल करना, या फिर टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस में लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो किसी भी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है फैमिली प्लानिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 4.2 टॉपिक एनसीईआरटी में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन 11 है, कॉज फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उसका कारण क्या है ये हमें बताना है। बर्थ रेट में इंक्रीज, बिल्कुल सही। डेथ रेट में डिक्रीज, बिल्कुल सही। एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी एक कारण है। तो ये तीनों कारण पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो 11th का डी इज द आंसर। 12th को क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इनमें से 4 हमें 5 पार्ट दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो बढ़ती जा रही हैं क्या वो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है? बिल्कुल। हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ेगी तो डेथ कम होगी, डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, पहला तो है। रैपिड इंक्रीज इन एमएमआर, एमएमआर का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो वुमेन है वो बच्चे को जन्म देते समय, बर्थ देते समय उनकी जो डेथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी, डेथ बढ़ेगी तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी? पॉपुलेशन घटेगी। तो ये तो कारण नहीं हुआ। रैपिड इंक्रीज इन आईएमआर,
IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो मृत्यु दर है, उनकी जो डेथ रेशो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। डेथ रेशो इंक्रीज होगा तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा पॉपुलेशन बढ़ने का। रैपिड डिक्रीज इन MMR, मैटरनल मोर्टलिटी रेट में जो कमी आ रही है, जो डिक्रीमेंट आ रहा है, वो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है, बिल्कुल सही। MMR घटेगा तो पॉपुलेशन घटेगी, डिक्री MMR घटेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, जो पीपल रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच रहे हैं उनकी मात्रा घटती चली जा रही है, उनके नंबर घटते चले जा रहे हैं। अगर रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल घटेंगे तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें से फर्स्ट और जो फोर्थ है, यही दो कारण है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ए पार्ट देखें, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 12th का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इनमें से ये चार पेयर दिए गए हैं, तो इन चार पेयर में से हमें बताना है कौन से पेयर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहले देखें नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है, नेटेलिटी का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में जो बर्थ होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में जो बर्थ होंगे वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो नेटेलिटी तो जिम्मेदार है। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन होता है बाहर से जो पीपल हैं वो किसी एरिया में जब आ जाते हैं, पीपल का मूवमेंट बाहर से जब किसी एरिया में हो जाता है तो वो इमिग्रेशन कहलाता है। मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में बाहर से भी लोग आ गए तो ये कहलाएगा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन भी, मान लीजिए अगर ये पॉपुलेशन थी, इसमें बाहर से भी कुछ लोग आ गए तो ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे ही। तो नेटिलिटी और इमिग्रेशन दोनों ही पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। तो ये तो है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ। अगर किसी पॉपुलेशन में डेथ होगी क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो ये नहीं होगा। नेटिलिटी बढ़ाएगी। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन से पीपल का निकलकर दूसरे एरिया में चले जाना। ये पॉपुलेशन थी, इसमें पीपल थे, पीपल निकलकर दूसरे एरिया में चले गए तो इस पॉपुलेशन, ये वाली पॉपुलेशन तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब इससे पीपल निकलकर बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्रीज होगी, तो इमिग्रेशन तो नहीं होता। मोर्टलिटी, मोर्टलिटी आ गया, डेथ होगी तो पॉपुलेशन घटेगी ना कि बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गया, नेटिलिटी और इमिग्रेशन ही पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 13 का इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर। डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर क्या हैं वो हमें बताना है। क्या डेवलपिंग कंट्रीज में हाई फर्टिलिटी होती है, बिल्कुल सही। हाई डेंसिटी होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में हाई डेंसिटी भी होगी। रैपिड राइजिंग मोर्टलिटी रेट, क्या डेवलपिंग कंट्रीज में जो मोर्टलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रैपिड कंट्रीज में मृत्यु दर नहीं ज़्यादा होती, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, क्या डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, जो शिशु की मृत्यु दर है, वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हाई मोर्टलिटी, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हाई मोर्टलिटी होगी, मृत्यु दर ज़्यादा होगी, नहीं होगी। तो ये शुरू के 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। डी देखें, हाई फर्टिलिटी, डेवलपिंग कंट्रीज में हाई फर्टिलिटी होती है, सही। लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टलिटी रेट, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें मोर्टलिटी रेट लो होता है, बिल्कुल सही। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एकदम से होगी, बिल्कुल सही। और यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें होता है, तो बिल्कुल सही। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं। तो 14 का डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इनमें से ओवर पॉपुलेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट हैं, वो हमें बताने हैं कौन से हैं। पहला, क्या ओवर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में पॉवर्टी को इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही, करती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड सप्लाई में कमी आएगी, बिल्कुल सही, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है।
इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन से बेरोजगारी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। तो ये तीनों ही ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो डी इज द आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है कैरिंग कैपेसिटी इज, कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? तो किसी भी एनवायरनमेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सस्टेन कर सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपने आप को वहाँ पर सस्टेन कर सकें, रह सकें, वो कहलाती है उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें अगर हम ए ऑप्शन देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कोई एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो ए इज द आंसर, 16 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट जो हमें दिए गए हैं इनको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला है फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसमें कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है जिससे वो नेचुरल कंडीशन में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, वो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाती है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच इन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इज रेफर्ड एज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कोई एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मिनिमम नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए था। ये डेफिनेशन हम 16 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अब पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 17 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट हमें रीड करने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियंस इन 1900 विच हैज़ रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। जो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो लगभग 2 बिलियन थी, जो 2000 तक आते आते यानी 2000 तक आते आते 6 बिलियन हो गई। बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। टू स्टेटमेंट इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, maternal mortality rate and infant mortality rate has been some major causes of population explosion। पीपल की जो लाइफ है, लॉन्गिविटी है, वो बढ़ती चली जा रही है। लॉन्गिविटी का मतलब लाइफ का बढ़ना। और ये लॉन्गिविटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डेथ रेट कम होता जा रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो रहा है। ये इसके लॉन्गिविटी बढ़ने के कुछ कारण हैं और ये मेजर कॉजेज हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। बिल्कुल सही है, दोनों के स्टेटमेंट गलत, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 18 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की नहीं है ये हमें बताना है। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही। वो क्या इरिवर्सिबल होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही। लीस्ट साइड इफेक्ट उसके होने चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही। तो अगर हम देखें इरिवर्सिबल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और यही हमारा आंसर है। तो 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मेजर दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ये 3 मेजर हमें दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा मेजर ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है? एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। पीपल को जो क्या है एजुकेट किया जाए किसके बारे में? स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस के बारे में, बिल्कुल सही है, जरूरी है। राइजिंग द एज ऑफ मैरिज, शादी की जो एज है, उम्र है, उसको बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल सही, इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। एंकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एंकरेज किया जाना चाहिए, इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो ये सारे के सारे करेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
तो देखिए इसमें ए पार्ट है फर्स्ट मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। कौन से मेथड इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड किया जाता है? ये होते हैं नेचुरल मेथड्स। तो फर्स्ट में क्या आ गया? फर्स्ट में आ गया नेचुरल। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बी है सेकंड इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह वह एक मेथड है जिसमें जो कपल हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 to 17 यानी 10 से 17 दिन के बीच में क्या करते हैं? कोइटस को अवॉइड करते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? यह है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड। थर्ड है इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विदड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ये वह एक मेथड है जिसमें जो मेल पार्टनर है वो अपनी पेनिस को वेजाइने से विदड्रॉ कर लेता है इजैकुलेशन से पहले, यानी इंसेमिनेशन से पहले, जिससे कि वो इजैकुलेशन को अवॉइड कर सके। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड होता है कोइटस इंटरप्ट्स। ये मेथड कौन सा होता है? कोइटस इंटरप्ट मेथड। Fourth method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। ये मेथड इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो ओवुलेशन है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता तब तक कि इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चलता है। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड होता है लैक्टेशनल एमनोरोइया। लैक्टेशनल एमनोरोइया मेथड। तो इसमें अगर हम यहाँ पर मिलाएं, मैच करें, तो पहले में नेचुरल मेथड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ सी में नेचुरल मेथड है। तो पहले में नेचुरल मेथड, दूसरे में पीरियोडिक एब्सटिनेंस, तीसरे में कोइटस इंटरप्ट और चौथे में लैक्टेशनल एमनोरोइया। तो सी इज द आंसर। पहले में नेचुरल, दूसरे में पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्ट एंड लैक्टेशनल एमनोरोइया। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्सटिनेंस बेस्ट। इनमें से किस मेथड पर जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मेथड है वो वर्क करता है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है? डे 10 to 17 तक क्या किया जाता है? कोइटस को अवॉइड किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओवुलेशन अकर्स ऑन अबाउट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो ओवुलेशन है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे में होता है। बिल्कुल सही। ये भी पीरियोडिक एब्सटिनेंस का एक प्रिंसिपल ही है, क्योंकि डे 10 to 17 तक अगर कोइटस को इंटरप्ट किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, तो इसमें क्या होता है? इसमें डे 14th भी इसमें ही आ जाता है, क्योंकि डे 14th में क्या होता है? ओवुलेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? कोइटस को अवॉइड किया जाता है। तो ये तो है। ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर अबाउट 1 to 2 days। ओवम जो होता है वो ओवुलेशन के बाद 1 से 2 दिन तक अलाइव रहता है। बिल्कुल सही। 10 to 17 तक इसलिए किया जाता है क्योंकि 14th डे में ओवुलेशन होगा, तो 15 और 16 डे में भी ओवुलेशन अलाइव रह सकता है, इसलिए 10 से 17 दिन के बीच में अवॉइड किया जाता है। बिल्कुल सही। स्पर्म सर्वाइव फॉर अबाउट 3 days। जो स्पर्म है वो लगभग 3 दिन तक सर्वाइव कर जाता है, तो ये भी पीरियोडिक एब्सटिनेंस का एक मेथड ही है, इस पर भी वो वर्क करता है। तो 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमनोरोइया। लैक्टेशनल एमनोरोइया के बारे में क्या ट्रू है? इसका मतलब है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बिल्कुल सही। लैक्टेशनल एमनोरोइया में क्या होता है? इंटेंस लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो 23 का फर्स्ट ये ट्रू है इसके लिए। ओवुलेशन डज नॉट अगर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड। लैक्टेशन पीरियड के दौरान ओवुलेशन नहीं होता। बिल्कुल सही। चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक जो कॉन्सेप्शन के जो चांसेस है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बिल्कुल नील रहते हैं। बिल्कुल सही। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। लैक्टेशनल एमनोरोइया मेथड के जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल जीरो हैं। बिल्कुल सही। इट इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। लैक्टेशनल एमनोरोइया स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब डिस्ट्रक्शन, स्पर्म के डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है, ऐसा तो नहीं है, तो ये इसके बारे में ट्रू नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लैक्टेशनल एमनोरोइया कॉन्ट्रासेप्शन का एक नेचुरल मेथड है। बिल्कुल सही। तो फिफ्थ को छोड़कर बाकी सारे ट्रू हैं इसके लिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर ट्रू, तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
स्टेटमेंट फर्स्ट है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट आर मेड ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द कर्विक्स बिफोर कोइटस। डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स ये क्या है, रबर के बने होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं जिससे कोइटस से पहले सर्विक्स को क्या किया जा सके, इसको कवर किया जा सके। तो ये तो क्या है, ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दीज आर केमिकल बैरियर ऑफ कॉन्सेप्शन विच आर यूजेबल। ये सभी क्या हैं, केमिकल बैरियर से कॉन्सेप्शन के, बिल्कुल गलत। ये जो डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स हैं ये क्या हैं, ये फिजिकल बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर नहीं बल्कि फिजिकल बैरियर्स होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 24 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 देखें तो इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेज। इनमें से कौन सी नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइस है। तो कॉपर टी, कॉपर 7, लिपिस लूप और LNG-20 में से अगर हम देखें तो इनमें से जो लिपिस लूप है ये क्या होती है, ये एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइस होती है। तो 25 का बी इज द आंसर।